इंटरस्टेलर ये सिर्फ एक स्पेस एडवेंचर फिल्म नहीं है। नहीं, ये एक पिता और बेटी की कहानी है, एक ऐसा वादा जो समय और आकाशगंगाओं को भी पार कर जाता है। ये साइंस और इमोशंस का एक ऐसा कमाल का सफर है ना, जिसे समझना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज इस कहानी की एक-एक परत को साथ मिलकर खोलते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक बहुत ही रहस्यमय लाइन से जो कूपर की बेटी कहती है। सोचिए, एक छोटा सा वाक्य, लेकिन यही वो वाक्य है जो फिल्म के दिल की धड़कन है और इसके सबसे बड़े रहस्य की नींव भी। एक ऐसा रहस्य जो समय और स्पेस दोनों से कहीं आगे का है। तो कहानी हमें ले जाती है भविष्य में, एक ऐसी धरती पर जो धीरे धीरे मर रही है। इंसानियत भूखमरी के बिल्कुल कगार पर खड़ी है। और इसी दुनिया में हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कूपर से, एक आदमी जो कभी पायलट हुआ करता था, आसमान में उड़ता था, पर अब वो सिर्फ एक किसान है। दुनिया की हालत समझिए कि बहुत ही ज्यादा खराब है। एक एक करके सारी फसलें खत्म हो रही हैं। धूल के इतने बड़े बड़े बवंडर उठते हैं कि वो जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। अब ऐसे में दुनिया को क्या चाहिए? किसानों की जरूरत है, कूपर जैसे लोगों की, ना कि साइंटिस्ट या खोजकर्ताओं की। पर कूपर की असली दुनिया तो उसका परिवार है, और खासकर उसकी बेटी मर्फ, जिसके अंदर साइंस को लेकर बिल्कुल वही जुनून, वही चमक है जो कभी कूपर में हुआ करती थी। अब मर्फ के कमरे में ना कुछ बहुत अजीब होता है। किताबें अपने आप शेल्फ से नीचे गिरती हैं। मर्फ को तो पूरा यकीन है कि कोई भूत है जो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कूपर, वो तो हर चीज में साइंस ढूंढता है। वो उसे एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि डरो मत, इसे समझने की कोशिश करो। हर पहेली का कोई ना कोई जवाब जरूर होता है। और फिर एक दिन एक जबरदस्त धूल भरा तूफान आता है, और उसके बाद मर्फ के कमरे के फर्श पर कुछ अजीब से पैटर्न बन जाते हैं। कूपर को देखते ही समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई हादसा नहीं है, ये तो एक मैसेज है। लेकिन सवाल ये है कि ये संदेश भेज कौन रहा है और क्यों? कूपर की तेज नजरें फौरन पकड़ लेती हैं कि ये लाइनें असल में बाइनरी कोड हैं, मतलब कंप्यूटर की भाषा जो सिर्फ दो ही चीजों का इस्तेमाल करती है, 0 और 1। और उसे ये भी पता चलता है कि ये मैसेज ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के जरिए भेजा गया है। तो वो क्या करता है? धूल की मोटी लाइनों को 1 मानता है और पतली लाइनों को 0, और बस इस पहेली को सुलझा लेता है। और उसे मिलता क्या है? एक खास लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स। तो कूपर उन कोऑर्डिनेट्स का पीछा करता है, और वहां पहुंचकर उसे जो मिलता है वो सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला है। वो कोऑर्डिनेट्स उसे ले जाते हैं एक टॉप सीक्रेट नासा बेस पर। जी हाँ, नासा, जो पब्लिक के लिए तो बंद हो चुका था। वहां उसकी मुलाकात होती है प्रोफेसर ब्रांड से, और वो उसे एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे सुनकर सचमुच कूपर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच ये है कि नासा अभी भी काम कर रहा है, और उनका मकसद धरती को बचाना है ही नहीं, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना है। अब इंसानियत की सारी उम्मीदें सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं, एक वर्म होल। समझिए कि ये स्पेस में एक शॉर्टकट है जो सैटर्न यानी शनि ग्रह के पास एकदम रहस्यमयी तरीके से सामने आया है। और ये एक पूरी की पूरी नई गैलेक्सी का रास्ता खोलता है, जहां शायद हमें रहने के लिए नए ग्रह मिल जाएं। किसी को नहीं पता कि ये आया कहां से, पर ऐसा लगता है मानो किसी बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने इसे इंसानियत की मदद के लिए ही वहां पर रख दिया हो। और आपको बता दूं, इस रास्ते पर पहले भी कुछ बहुत बहादुर लोग जा चुके हैं। लेज़रस मिशंस नाम के एक प्रोग्राम में 13 एस्ट्रोनॉट्स ने अकेले इस वर्म होल को पार किया था, और उनमें से 3 ने वापस उम्मीद भरे सिग्नल भेजे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, 3 मुमकिन दुनियाएं। तो अब एक नई टीम का काम है कि वो वहां जाए और पता लगाए कि इंसानियत का अगला घर कौन सा होगा। तो अब इस मिशन पर दाव बहुत बहुत ऊंचे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर ब्रांड के पास इंसानियत को बचाने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 प्लान हैं, और इन दोनों प्लान्स के जो नतीजे हैं ना, वो जमीन और आसमान जितने अलग हैं। तो देखिए, प्लान ए, ये हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है, मतलब धरती पर मौजूद हर इंसान को बचाना। इसके लिए प्रोफेसर ब्रांड को ग्रेविटी की एक बहुत बड़ी पहेली सुलझानी होगी, ताकि वो बड़े बड़े स्पेस स्टेशन को धरती से उठाकर हमारे नए घर तक ले जा सकें। लेकिन अगर ये नामुमकिन सा काम नहीं हो पाया, तो फिर आता है प्लान बी। ये एक बैकअप है जिसमें सिर्फ 5000 इंसानी भ्रूणों के साथ एक नई कॉलोनी शुरू की जाएगी।
मतलब इंसानी प्रजाति तो बच जाएगी, पर धरती पर मौजूद हर एक इंसान हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगा। और इस नामुमकिन से दिखने वाले मिशन का पायलट बनने के लिए किसे चुना जाता है? कूपर को। जाहिर है यह फैसला उसके और मर्फ दोनों के लिए दिल तोड़ने वाला होता है। मर्फ उसे बताती है कि उस भूत का जो आखिरी मैसेज था वो था STAY, यानी रुको। अब सोचिए, एक तरफ उसकी बेटी की गुहार और दूसरी तरफ पूरी इंसानियत का भविष्य। कूपर को एक ऐसा चुनाव करना पड़ता है जो लगभग नामुमकिन है। और जाते जाते कूपर मर्फ को अपनी घड़ी देता है और ये एक दिल छू लेने वाली बात कहता है। ये लाइन सिर्फ एक मजाक नहीं थी, नहीं, ये उस भयानक सच्चाई की तरफ एक इशारा था जिसका वो सामना करने वाले थे। एक ऐसी दुनिया जहां समय, प्यार, यादें, सब कुछ बदलने वाला था। अब कहानी अपने उस हिस्से में आती है जहां साइंस के नियम हमारी और आपकी समझ से एकदम परे हो जाते हैं। टीम एक ब्लैक होल के पास पहुंचती है और यहाँ उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई एलियन नहीं, कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि खुद समय है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये उनकी हकीकत है। उनका जो पहला टारगेट प्लैनेट है, जो गार्गेंचुआ नाम के एक विशाल ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है, वहां बिताया गया हर एक घंटा धरती पर गुजरे 7 सालों के बराबर है। जी हाँ, 1 घंटा बराबर 7 साल। ये सब उस ब्लैक होल के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण का खेल है, जो स्पेस को ही नहीं बल्कि समय को भी मोड़कर रख देता है। तो उनका पहला स्टॉप मिलर का प्लैनेट एक भयानक गलती साबित होता है। वो पूरा ग्रह पानी की एक पतली सी परत से ढका है, लेकिन जो दूर से पहाड़ जैसे दिखते हैं ना, वो असल में मीलों ऊंची जानलेवा लहरें हैं। और एक ऐसी ही लहर की चपेट में आकर उनका एक साथी मारा जाता है और उनके शिप का इंजन भी बंद पड़ जाता है। उन्हें वहां से निकलने में 3 घंटे से भी ज्यादा की देरी हो जाती है और वहां हर एक पल कीमती है। तो उन 3 घंटों की कीमत क्या थी? जब तक वो वापस अपनी मेन शिप पर पहुंचते हैं, धरती पर 23 साल, 4 महीने और 8 दिन गुजर चुके थे। जो साथी पीछे शिप पर रुका था, वो अब बूढ़ा हो चुका है। समय ने अपना सबसे क्रूर खेल खेल दिया था। और यही है उस गुजरे हुए वक्त का सबसे दिल दहला देने वाला सच। कूपर 23 सालों के वीडियो मैसेजेस देखता है। कुछ ही मिनटों में वो अपने बच्चों की पूरी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखता है। उसका बेटा शादी कर चुका है, उसके बच्चे हैं, और उसकी मर्फ अब वो ठीक उसी उम्र की हो चुकी है जिस उम्र में कूपर ने उसे छोड़ा था। एक वादा जो टूट गया, एक जिंदगी जो वो जी नहीं पाया। तो अब टीम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर फैसला आखिरी फैसला हो सकता है। उनके पास फ्यूल सिर्फ इतना बचा है कि वो एक और ग्रह तक जा सकें। बस उनका अगला कदम सिर्फ उनकी नहीं बल्कि शायद पूरी इंसानियत की किस्मत तय करने वाला है। तो अब उनके सामने 2 रास्ते हैं। पहला है मान का प्लैनेट। ये पास है, यहाँ जाने में फ्यूल भी कम लगेगा, मतलब ये एक लॉजिकल चॉइस है। दूसरा है एडमंड्स का प्लैनेट। यहाँ से जो डेटा मिला है वो नया है, ज्यादा उम्मीद भरा है, लेकिन ये दूर है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये सिर्फ 2 ग्रहों का चुनाव नहीं है, ये दिमाग और दिल के बीच की एक लड़ाई है। और आखिर में टीम अपने दिमाग की सुनती है। वो मार्स से प्लैनेट पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन इस अनजान और खतरनाक सफर में क्या लॉजिक हमेशा सही साबित होता है? इंसानियत का भविष्य अब एक ऐसे रास्ते पर है जहां से शायद वापसी मुमकिन ही ना हो। और ठीक इसी बीच पृथ्वी पर एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। प्रोफेसर ब्रैंड अपनी मौत से ठीक पहले मर्फ को एक राज बताते हैं कि प्लान ए हमेशा से एक झूठ था, एक ऐसा झूठ जो लोगों को उम्मीद देने के लिए बोला गया। उन्होंने वो गुरुत्वाकर्षण की पहेली कभी हल की ही नहीं थी। मतलब एक धोखा पृथ्वी पर और दूसरा अंतरिक्ष में उनका इंतजार कर रहा था। डॉक्टर मान उसने अपने ग्रह के बारे में सारा डेटा झूठा भेजा था, सिर्फ इसलिए ताकि कोई टीम उससे बचाने के लिए आए। इतना ही नहीं, उसने कूपर को मारने की कोशिश की और उनका जहाज लेकर वहां से भाग निकला। एक बहुत ही खतरनाक डॉकिंग के बाद कूपर अब एक प्लान बनाता है। वो उस विशाल ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल एक गुलेल की तरह करना चाहता है। क्यों? ताकि अमेलिया को आखिरी तीसरे ग्रह तक पहुंचा सके। और इसके लिए उसे खुद को कुर्बान करना होगा, अपनी जान देनी होगी। और यहीं से फिल्म का सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला हिस्सा शुरू होता है। कूपर ब्लैक होल के अंदर पहुंच जाता है, पर वो मरता नहीं, बल्कि वो एक 5 डायमेंशनल जगह पर पहुंचता है जिसे टेसरेक्ट कहते हैं।
सोचिए, एक ऐसी जगह जहां समय एक फिजिकल चीज है जिसे देखा और छुआ जा सकता है, और यहीं उसे पता चलता है कि वो ही अपनी बेटी के कमरे का भूत था, वही था जो ये सब कर रहा था। तो वो गुरुत्वाकर्षण के जरिए पहले तो अपने अतीत वाले कूपर को नासा का पता भेजता है, और फिर ब्लैक होल के दिल से मिला हुआ सारा जरूरी क्वांटम डेटा मर्फ की घड़ी में मोर्स कोड के जरिए भेज देता है। क्यों? ताकि प्लान ए कामयाब हो सके। जैसे ही डेटा चला जाता है, टेसरैक्ट बंद हो जाता है और कूपर को ब्लैक होल से बाहर स्पेस में फेंक दिया जाता है। उसे बचा लिया जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी ही बेटी के नाम पर बने एक विशाल स्पेस स्टेशन पर है। मर्फ अब एक बूढ़ी औरत है जो इतने सालों से अपने पिता का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब किया किसने? वो वे कौन थे? ये वर्महोल किसने बनाया? ये टेसरैक्ट किसने बनाया? क्या वो कोई एलियन थे, या फिर जैसा कि फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या वो हम ही थे, भविष्य के इंसान जो समय और अंतरिक्ष के मालिक बन चुके थे और अपने अतीत को बचाने आए थे? और यही चीज हमें एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये एक ऐसा विरोधाभास है जहां किसी भी चीज की कोई असली शुरुआत ही नहीं होती। सोचिए, मानवता इसलिए बच सकी क्योंकि भविष्य के इंसानों ने उसकी मदद की, लेकिन भविष्य के इंसान तभी तो वजूद में आए जब मानवता बच पाई। ये एक अंतहीन, कभी न खत्म होने वाला लूप है। और बस यहीं पे ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर भविष्य ने अतीत को बचाया, तो फिर इस सबकी शुरुआत कहां से हुई? वो जानकारी जिसने मानवता को बचाया, वो सबसे पहले आई कहां से? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो समय और हमारे वजूद के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देता है।